हेलो एवरीवन। आप ये जो पेपर देख रहे हैं ये पेपर है यूपीटीईटी प्रथम पाली यानी कि पेपर फर्स्ट का। ये प्राइमरी लेवल का पेपर है और इस वीडियो में हम आज इसी पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और इसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का क्या ठीक आंसर रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। और आप हैं आईएमपी क्लासेस के साथ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या टीचिंग मेथड्स के रूप में दिया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जो था वो फोर्थ ऑप्शन ठीक था। और इसके आंसर्स मैं आपको काफ़ी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा ताकि वीडियो आपके लिए लंबा ना हो जाए और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आप अगर इसके सारे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था, है ना? तो इसको जो दिया था वो दिया था जीन पियाजे ने, आपको पता ही होगा। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक था। अगला क्वेश्चन था MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर था वो था फोर्थ ऑप्शन, यानी व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो इंग्लिश वर्जन में भी इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था वो इस तरीके से था, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो फोर्थ का जो हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें अभिप्रेरणा जो है अधिगम करने में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ था शैशवकाल का समय है। तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। इसमें जो ठीक ऑप्शन है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो सिक्स का जो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। और 7 नंबर पे दिया हुआ था सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सेवेंथ का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थॉर्नडाइक थे इसके प्रवर्तक। 8वें नंबर पे दिया हुआ था औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो 8वें का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 90 से लेकर 109 तक इनका बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ था निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो तरल और ठोस का सिद्धांत पूछ रहा है बुद्धि का, किसने दिया था? तो ये दिया था कैटल ने। फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये 10 का आपसे बन ही गया होगा। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत था वो दिया था स्किनर साहब ने। 10 का फर्स्ट हो जाएगा। 11 का देख लीजिए, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। 11 का जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना चाहते थे। 12वें में दिया हुआ था किसने पाठ्य योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो इसका जो 12वें का ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा, हर्बर्ट इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ था निम्नलिखित में ग्रंथियों का आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो 13 का जो ठीक हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी क्रैशमर के द्वारा ये बताया गया है। 14 ऑप्शन में दिया 14th नंबर का क्वेश्चन था सृजनात्मकता। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो 14th का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्रो एवं क्रो के द्वारा यह कथन दिया गया था। 15 में दिया था पीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो 15 का जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। 16 का देख लेते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसके द्वारा बांटा गया था? ये पूछा गया, वर्गीकृत किया गया था। तो 16 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पता ही होगा आपको, मैकडूगल जो
मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसको बांटा गया था। 17 में देख लेते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन जो है किसका है, वो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डम्बिल का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो 18 नंबर का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, गाल्टन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो 19 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 20 नंबर पे दिया हुआ था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक का किसने किया था, है ना। द्विकारक सिद्धांत जो था वो दिया हुआ था स्पीयरमैन के द्वारा, तो थर्ड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 21 में दिया था, कॉलर निम्न में किससे संबंधित हैं। तो कॉलर जो थे वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं, आपको पता ही होगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, तो 22 का 14 हो जाएगा। 14 मूल प्रवृत्तियां इनके द्वारा बताई गई हैं। 23 में देख लीजिए क्या दिया हुआ था, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, सृजनात्मकता। 24 में दिया हुआ था, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो सभी को पता होगा 24 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ था। लार से संबंधित इनका प्रयोग था, कुत्ते की लार से। 25 में देख लीजिए, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो 25 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सृजनात्मकता से संबंधित है, ये युयुत्सा है। तो 26 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक संवेग है ये। 27 में देख लीजिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। 27 का 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। 28 में देख लीजिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो 28 का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। सॉरी 29 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 30 में देख लीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप जीवन नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो ये हरलॉक के अनुसार कथन दिया गया था। तो ये CDP के जो है 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये हमारा पेपर सेट जो है वो A पेपर सेट है। आइए अब हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे जिन कैंडिडेट्स ने भी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी को ऑप्ट किया था, तो उसके प्रश्न आप मिला लीजिए। बाकी जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट की थी, तो उसके प्रश्न मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था इस तरीके से था, हिंदी का निम्न में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो इसमें जो था वो ठीक ऑप्शन था 2 नंबर का ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन ठीक था, श्रुतलेख सही था। श्रुतलेख इसका आंसर ठीक हो जाएगा। 32 में हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो इसका भी सेकंड ऑप्शन यानी 18 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सामाजिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना था इसमें। तो 33 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, समाज प्लस एक। 34 में दिया हुआ था, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया था यहाँ पे कि किसने दिया हुआ था। तो इसका 35 में देख लीजिए, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो सिया जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो 35 का जो था वो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जगनिक जो कवि हैं उनकी ये पंक्ति है। 36 में देख लीजिए क्या था, 36 में दिया हुआ था, अकाल का पर्यायवाची है। 36 का
फोर्थ ऑप्शन सही था इसका, दुर्भिक्ष सही आंसर हो जाएगा। 37 में देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो 37 का जो ठीक ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन ठीक था, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। 38 में देख लीजिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो 38 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अप्रत्याशित इसका सही आंसर था। अब 39 पे देख लीजिए, मुझसे उठा नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा है बताना था। 39 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भाववाच्य है इसमें। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया गया था 40 नंबर में, तो 4 नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, विसर्ग संधि के साथ। 41 में, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही था, मॉरिशस इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है। 42 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ब्रिज भाषा की रचना है ये। 43 में, वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है पूछा गया था। 43 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह कविता लिखी गई है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, इसको बताना था। फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है इसमें। 45 में दिया हुआ था, चौराहा शब्द में समास है, सभी से बन गया होगा, द्विगु समास है इसमें। 45 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 46 में, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो 46 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अनुग्रहीत इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 में दिया हुआ था, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो 47 का हो जाएगा जो ऑप्शन, उसका भी थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पैतृक इसका 3 ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो सही वर्तनी लिखी हुई है। 48 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इचोये शाह नाम तालु आपको याद ही होगा, तो आपने ठीक लगा दिया होगा। 48 का जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तालु से इसका जो उच्चारण स्थान होता है शा शब्द का। 49 में, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। तो 49 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अति इसका सही आंसर है। उपत्यका का अर्थ है, तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर था वो था पर्वत के पास की भूमि, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अब 51 से लेकर 55 तक ये पैराग्राफ दिया हुआ था, तो मैं पैराग्राफ को आपको इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, और इसके जो आंसर्स हैं फिर वो आप ध्यान से दे सकते हैं। तो इसको ठीक तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, फिर उससे आप इन क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से दिए थे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक था, अक्कड़ प्रत्यय है इसमें। 52 में, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका 52 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वैशाली। सारे के सारे पैराग्राफ से ही हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो 53 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, व्यंजन संधि है इसमें। और 54 का देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो 54 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फिर 35 वर्ष के थे वो। तो ये सारे क्वेश्चन पैराग्राफ से ही हैं। श्रुत धर्म का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका देख लेते हैं। 55 का 1 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वैदिक धर्म से संबंधित है ये। अब जो है वो अलग से क्वेश्चन आ गए हैं, 55 तक ही थे क्योंकि पैराग्राफ से ये यहाँ से ग्रामर से क्वेश्चन है। इंगा शब्द का उच्चारण स्थान पूछ लिया गया है, तो इसका पता ही होगा, नासिक इसका उच्चारण स्थान होता है। 56 का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और 57 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 57 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, परिमाण बोधक है। 58 का देख लेते हैं, समास का विलोम पूछा गया था, पता ही होगा आपको, व्यास इसका विलोम होता है समास का। 59 में पूछा गया था, सुन्न का तत्सम रूप है।
शून्य का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो 59 का शून्य इसका तत्सम रूप हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का था, आँख की किरकिरी होने का मुहावरा होने का क्या अर्थ होता है, तो 60 का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि अप्रिय लगना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हिंदी के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारे जिन कैंडिडेट्स ने भी सेकंड ग्रुप में संस्कृत को ऑप्ट किया था उसके प्रश्न आप देख लीजिए, और जिन्होंने भी इंग्लिश या उर्दू को किया था उसके प्रश्न मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। 61 नंबर में दिया हुआ था, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद है, तो 61 का जो था वो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अहम एवं मन्ये। 62 में दिया हुआ था, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा, तो 62 का जो ठीक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मया आपणम गम्यते। 63 में देख लेते हैं, पच धातु का कित प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो 63 का 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पक्व इसमें सही आंसर था। और पंचनवति संख्या है, इसको संख्या को बताना था कैसे लिखते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि 95 को बोलते हैं पंचनवति। देख लेते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अव्यय शब्दों का समूह इसमें से बताना था, तो 65 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सर्वत्र अधुना ऊपरी। 66 में दिया हुआ था, बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 11 इनकी संख्या होती है। 67 में था, मनोरथ उदाहरण है, तो मनोरथ जो उदाहरण है वो हमें पता ही है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 68 में था, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र है, सूत्र पूछ लिया गया था, थर्ड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, कर्मणा यम भी प्रति सह संप्रदानम, तो ये जो हो जाएगा 68 नंबर का इसमें ठीक आंसर हो जाएगा। और 69 नंबर का जो प्रश्न था इस तरीके से था, अंतस्थ वर्ण आते हैं तो किन के अंतर्गत आते हैं, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं या वराला यही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 70 में दिया हुआ था, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, 70 क्वेश्चन का इसका अनुवाद बताना था क्या होगा, तो 70 का सेकंड ऑप्शन ठीक था, मह्यम संस्कृतम रोचते। 71 में दिया हुआ था, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना विद्वद्दौषधम कहा जाता है, किस कवि की रचना को, ठीक है, तो इसका 71 का 1 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ठीक था, श्रीहर्ष की रचना को कहा जाता है। अब फिर से देखिए इसमें भी गद्यांश आ गया है, थोड़ा गद्यांश 72 से लेकर 74 तक जो है इस गद्य से अपन को उत्तर देने हैं, तो ये देख लीजिए आप, ये गद्य आपका आपके सामने रहा स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको साइड में रखकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं प्रश्नों को, तो 72 में दिया हुआ था, शिव पद से अन्यार्थ कह, तो ये गद्यांश से ही प्रश्न है, तो 72 का जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि श्रृंगाला इसका सही आंसर था। 73 में देख लीजिए, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते, तो 73 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लक्ष्म्या। 74 में कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो 74 का सेकंड ऑप्शन ठीक था इसका, लक्ष्मी पार्वत्यो। 75 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ से गद्यांश से हटकर प्रश्न हो जाएंगे, है ना, 74 तक ही थे गद्यांश से प्रश्न, तो 75 का देख लेते हैं, इसमें इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो 75 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ला कोई प्रत्याहार नहीं होता है, बाकी अन्य 3 सभी प्रत्याहार हैं। 76 में दिया हुआ था, शिशु मुदकाय रोदिति उदाहरण है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या का, तो 76 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 में उच्चय उदाहरण है, तो 77 का 2 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अलिंग का उदाहरण है ये। 78 का देख लेते हैं, 78 में क्या पूछा गया है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है,
तो आपको पता ही होगा कि जो शल वर्ण है इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं हमारे शा, शा, सा और ह, ये चार जो है वो शल वर्ण कहलाते हैं हमारे। और 79 का जो प्रश्न है पठानी रूप है किसका है, तो 79 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का ये रूप है। 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्ष मिलाकर बनता है, तो क्ष जो है आपको पता ही होगा, 80 नंबर का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, का और क्ष से मिलकर ये बनता है। 81 में देख लेते हैं, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है पूछा गया था फ्रेंड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एकोनसप्तति नहीं है पूछा गया था फ्रेंड्स, तो ध्यान देना इसमें आप कौन सा ठीक करके आए हैं। 82 में दिया हुआ था, दिन भर मैं पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है, तो 82 का जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दिनेन पाठः पठते। 83 में देख लीजिए, उपकृष्णम में कौन सा समास है, तो उपकृष्णम में जो समास है वो है इसका सेकंड ऑप्शन का, यानी कि अव्ययी भाव इसमें समास है। 83 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 84 में 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, तो 84 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, द्वात्रिंशत्। 85 में दिया हुआ था पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा, तो 85 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पत्यो, ये सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 86 में फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पूछा क्या गया था, तो अट प्रत्याहार के वर्ण पूछे गए थे, तो ये सभी स्वर और ह य व र ये इसके अट प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आएंगे। 87 में सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कारकः में यदि प्रकृति है तो क्री को प्रत्यय है, मतलब कारकः में प्रत्यय पूछा गया था कि कौन सा प्रत्यय आता है, तो सेकंड ऑप्शन अडवल प्रत्यय इसमें आता है। 87 में सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 88 का देख लेते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो 88 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अधिहरि जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। 89 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से संख्या ख्यात है, तो 89 का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, रामायण को बोलते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। 90 प्रश्न या और ये संस्कृत का आखिरी प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ज्ञा जो है वो या और जा है ना, जा और यहाँ से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन ठीक। आइए अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन फोर्थ की तरफ, जो कि था मैथमेटिक्स का, और इसमें जो थे वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए थे। 91 नंबर पे दिया हुआ था, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो इसका जो था वो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, माध्य और बहुलक इसमें प्रभावित होंगे। और 92 नंबर पे जो दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो इसका जो ठीक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, पंचभुज में के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक था, यानी 540 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 94 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, खंबे की पूरी माप क्या होगी, तो इसका 94 का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 21 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 में दिया हुआ था,
ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो अकेले अ, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा 95 का 2 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 30 दिन में ए अकेले पूरे काम को कर लेगा। 96 पे दिया हुआ था, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है, तो इसका 96 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 33 राइट 1/3 परसेंट लॉस, यानी कि हानि हो जाएगी। इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे 97 नंबर पे दिया हुआ था 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल रहेगा, तो इसमें 97 का जो था वो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये संख्या दी हुई थी, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक बताना था, तो इसमें क्वेश्चन में 98 का जो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा 4 था। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो इसका माध्यक क्या होगा, तो 99 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 4.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 100वें नंबर पे दिया हुआ था, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जाता है, तो 94 का 100 का क्वेश्चन नंबर का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और ए फिशर इसका सही आंसर हो जाएगा। और 101 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ था, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ था, तो इसमें पूछा गया था कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक था। ठीक है, यानी ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल के। ठीक है, 101 नंबर का प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो 102 में दिया हुआ था, यदि किसी दिए गए आंकड़े का सामान्यतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है और हरात्मक माध्य H है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना थी कौन सी होगी, तो इसका जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, A ग्रेटर इक्वल हो जाएगा G के, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा H के। 103 नंबर पे दिया हुआ था, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। 103 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ठीक, यानी कि 5/36 इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो 104 का हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन श्रीनिवास रामानुजन। 105 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ था, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई और चौड़ाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 105 नंबर के क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। 106 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था, इसका HCF निकाल के बताना था। 106 का सेकंड नंबर का 106 नंबर के प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा 7/330। 107 में दिया हुआ था, इसका वर्गमूल बताना था, तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा √2 + √5। 108 में देख लीजिए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी आकृति का परिमाप पूछा गया था, तो 108 का जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही, 6 राइट 2/3, यानी 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। 109 में पूछा गया था, 99 से विभाजित होने वाली संख्या है, 109 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 1143495 इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 में पूछा गया था, पाई a क्या है, तो पाई a का परिमेय संख्या है, 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। 111 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, 10 की पावर
3x बराबर है 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान पूछा गया था। 111 के नंबर के प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 में पूछा गया था ये संख्या दी हुई थी, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना होगा, शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो भाजक पूछा गया है, तो भाजक जो हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन यानी 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 में 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, तो 113 में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 इनकी संख्या होती है। 104 नंबर के प्रश्न में दिया होता है दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है और बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, ये संख्याएं हैं। तो 114वें नंबर का क्वेश्चन जो ठीक आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन यानी 14 और 5 वो संख्याएं हो जाएंगी। 115 में दिया हुआ था एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी भुजा की 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई बतानी थी कितनी होगी। 115 का फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा यानी कि 4 उसकी चौड़ाई हो जाएगी। 116 में a+b+c/3 का c का मान बताना था, तो इसका 116 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा यानी 2 ही इसका सही आंसर था। 117 देख लेते हैं, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 117 का एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ठीक था, मंगलवार इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 में दिया हुआ था क्वेश्चन इस तरीके से था, इसका जो सॉल्व था वो था फोर्थ नंबर का ऑप्शन यानी कि 11/64 इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर के प्रश्न में देख लीजिए, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, तो 119 का जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 6.3, 5.9 और 4.6 सेंटीमीटर की भुजाएं होनी चाहिए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। 120 नंबर के प्रश्न और आखिरी नंबर का प्रश्न था हमारे मैथ का, तो 120 का जो था वो इसमें व्यवस्थित क्रम से आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना था दी गई संख्याओं को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ठीक वो हो जाएगा 120 का सेकंड नंबर का ऑप्शन यानी कि 4√5, 3√4 और √3। तो इस तरीके से हमारे मैथ के भी जो 30 क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद आइए देख लेते हैं हम इन्वायरमेंट के जो प्रश्न दिए हुए थे 121 से, तो उसके जो है प्रश्नों के आंसर किस तरीके से ठीक हुए होंगे। तो आइए जान लेते हैं, हमारे 121 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था कार्बन डेटिंग संदर्भित है, तो इसका जो ठीक आंसर था वो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। 122 का देख लेते हैं, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो 122 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन है तो इसका 123 का जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता से। 124वें नंबर के प्रश्न में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है। 124 का एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा फॉस्फोरस, सॉरी अजैविक घटक नहीं है पूछा गया था तो फॉस्फोरस हो जाएगा इसका। 125वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। 125वें नंबर के क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा एम्स्टर्डम में। 126 में दिया हुआ था घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो 126वें का जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कि मांसाहारी। 127वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है, तो 127 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कि क्षोभमंडल।
128 में दिया हुआ था भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो 128वें नंबर के प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। 129 में देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो 129 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा जैविक खेती। 130 में अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो 129 का जो प्रश्न हो जाएगा सही वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। 131 में WWF से आशय है। WWF से आशय इसका हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 132 में दिया हुआ है फूलों की घाटी अवस्थित है। तो 132 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा उत्तराखंड में ये अवस्थित है। 133वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ था भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो 133 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर है। तो 134वें नंबर के प्रश्न का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा एंडीज में ये अवस्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो 135 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो जानी जाती है। 136 का निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। 136 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। 137वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ठीक वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन रेन शैडो प्रभाव के कारण। सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 138वें नंबर के प्रश्न का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा 1972 में इसको पारित किया गया था। 139वें नंबर के प्रश्न में देख लीजिए वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो 139वें नंबर का जो ठीक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि सोलर कांस्टेंट। और किस देश 140 में देख लीजिए किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो 140 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा USSR। 141वें नंबर के प्रश्न का देख लीजिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 141वें का जो ठीक आंसर हो जाएगा शांत घाटी में इसका सही आंसर हो जाएगा। 142वें नंबर में दिया हुआ है LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, असत्य पूछा गया था। तो इसका जो ठीक ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला है ना, ये जो है मीथेन उत्सर्जित नहीं करती है। तो यही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। 143 में देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो 143 का एक ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक था उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक। तो ये तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। और 144 नंबर में देख लेंगे अपन लोग मकर रेखा है। तो मकर रेखा का कितने डिग्री पर है पूछ लिया गया है सीधा सीधा। तो 23.5 डिग्री साउथ में है। तो सेकंड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये 145 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा डॉक्टर AG टांसले इसका सही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 146 में ध्रुवतारा कहा जाता है। तो 146वें का जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा उत्तरी तारे को कहा जाता है। ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो 147 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा 1973 में इसको जो है वो प्रभाव में यानी लाया गया था और प्रारंभ किया गया था। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 148 का जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है।
1949 का जो हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। तो 149 नंबर के प्रश्न का ठीक आंसर हो जाएगा नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था ये। और आखिरी प्रश्न जो रहेगा वो हमारा इस तरीके से रहेगा, ईवीएस का जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये जो है वो गुजरात में है। तो 150 का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखे 150 प्रश्नों के आंसर्स जाने हमने। इनमें से कुछ आंसर हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की से मैच ना करे, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ही ऐसे आंसर्स होंगे जो मिसमैच हो पाएंगे। वरना कोशिश ये रही है कि यहाँ पे जो आपको आंसर बताए गए हैं वो काफ़ी सटीक बैठें। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं कि उनका लेवल किस तरीके से रहा होगा तो वो आप देख लीजिए। तो ये रहे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन 61, 62 और 63 नंबर के प्रश्न ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और इनको मैं जल्दी से आपको सिर्फ क्वेश्चंस के लिए ही दिखा दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस का लेवल जान पाएँ। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड भरने वाले हैं तो ये कुछ प्रश्न आप देखते जाइए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको ध्यान से देख सकते हैं। 64, 65, यहाँ से 66 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न दिए हुए हैं और ये जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के दिए हुए थे, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश भरना चाहते हैं तो उनके लिए आने वाले पेपर्स में जो भरना चाहते हैं हमारे कैंडिडेट्स, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है कि प्रश्न जो है वो किस लेवल के आते हैं। तो इस वजह से मैं इनको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये उर्दू के कुछ क्वेश्चंस रहे सेकंड लैंग्वेज में जो उर्दू भरना चाहते हैं। 61, 62, 63, 4 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से 73, 74, 5, 77, यहाँ पे 76 तक हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। 70 से लेकर ये 69, 70, 71, 72, ठीक है। और यहाँ पे ये 77, 78, 79, 80 और ये इस तरीके से यहाँ पे उर्दू में भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ठीक तरीके से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ काफ़ी स्पीड में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूपीटीईटी पेपर फर्स्ट का पेपर एनालिसिस जो है वो हमारा ख़त्म होता है। और इसी तरीके की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और इन वीडियोस को हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके। तो फ्रेंड्स ये वीडियोस आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो बने रहें फ्रेंड्स आईएमपी क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।